कविता उत्साह और अट नहीं रही है। इसके प्रश्न उत्तर हम शुरू कर रहे हैं। कविता उत्साह और अट नहीं रही। इसमें है कि पहला प्रश्न है कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम और या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? यहाँ पर जो कवि है बादल से फुहार, रिमझिम या गरजने के स्थान पर बरसने के लिए कहता है, क्यों? कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम, फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा। उसने कहा क्योंकि वो बादलों को किसका वो मानता है? वो बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। किसका सूत्रधार मानता है? क्रांति का। ठीक है, तो वो कहता है कि उसने बरसना नहीं है, सिर्फ गरजना नहीं है, उसने क्या करना है? क्रांति लानी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कवि ने क्या किया है? अर्थ को बदल दिया है। किसको? अर्थ को। बादलों का जो अर्थ हम लेते हैं इस कविता में उसने इसको बदल दिया है। वो कहता है कि बादल हैं जो वो क्रांति ला सकते हैं। रिमझिम तो करते हैं, फुहार डालते हैं, बरसते हैं, ये तो हम उसका सिंपल अर्थ लेते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि जो बादल हैं वो क्रांति का सूत्रधार है, वो क्रांति ला सकते हैं। गर्जना उसने माना है विद्रोह का प्रतीक है। गर्जना किसका प्रतीक है? विद्रोह करने का। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। पौरुष मतलब बल दिखाने की कामना करता है। वो कहता है कि बादलों के गर्जने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आवाहन किया है। कि उन्होंने बादलों की गर्जना ये अर्थ ना लेकर के कवि ने किसका वो अर्थ लिया है? उसने लिया है विद्रोह का। यहाँ पर वो कहता है कि अभी कि बादलों को नए अर्थ के रूप में लेना है, क्रांति, विपल्लव और विनाश के रूप में। ठीक है, वैसे हम बादलों का अर्थ क्या मानते हैं? यहाँ पर हम मानते हैं कि बादल का जो काम है, जो उसका अर्थ है, वो फुहार डालना है, रिमझिम करना है, बारिश करना है या गरजना है। ठीक है, वो कहते हैं कि सिर्फ हमने फुहार, रिमझिम या बरसने के अर्थ में नहीं लेना, उसको हमने गरजने के अर्थ में लेना है। क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं, क्योंकि बादल हैं जो वो क्रांति ला सकते हैं, ऐसा बल उनमें है। गर्जना यहाँ पर किसका प्रतीक है? विद्रोह करने का। और वे बादलों से पौरुष दिखाने की मतलब ताकत दिखाने की बात कर रहे हैं, ऐसी कामना करते हैं। कवि बादलों की गर्जना के माध्यम से नूतन विद्रोह का आवाहन किया है। कवि ने बादलों की गर्जना के माध्यम से नूतन विद्रोह का आवाहन किया है उसने। ठीक है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? अभी वो कहते हैं कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों है? कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि लोगों में क्रांति आ सकती है लेकिन उनको उत्साहित करना है। बादलों में भीषण गति होती है। बादलों की गति को, बादलों की गर्जना को, बादलों की ताकत को उसने किसका रूप लिया है? मतलब किस अर्थ में लिया है? क्रांति लाने के अर्थ में। वैसे हम उसका अर्थ क्या मानते हैं? वैसे हम उसका अर्थ मानते हैं जो रिमझिम बारिश करना, ठीक है, मौसम जो है सुहावना हो जाना बादलों के आने से, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने उसको नया अर्थ दिया है। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है। क्या होती है? गति भीषण होती है, बहुत तेज होती है। वह संसार के ताप को हरता है, संसार की गर्मी को हर लेता है। और कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। किसमें? मनुष्य में। कवि ऐसी ही गति चाहता है, बादलों जैसी, ऐसी ही भावना चाहता है और ऐसी ही शक्ति चाहता है जैसी बादलों में होती है। वो उसकी कोमल जो पक्ष है उसको नहीं ले रहा,
वो कहता है कि जो उसकी गर्जना है, भीषण गति है, वो संसार के ताप को हर लेता है, गर्मी को हर लेता है, सारी धरती को, पूरे भूमंडल को क्या पहुंचाता है? शांति, सुख देता है। ठीक है, सारी गर्मी हर लेता है। ऐसी ही गति और ऐसी ही भावना, ऐसी ही शक्ति वो मनुष्य के अंदर चाहता है, ताकि बादलों की गर्जना लोगों के मन को परिवर्तित कर दे और उसमें क्या भर दे? उत्साह भर दे। ठीक है, और इसीलिए उसने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा। अब समझ आया? क्योंकि बादलों का अर्थ उसने नए रूप में लिया, इसलिए वो चाहता है जैसी गर्जना, जैसी भीषण गति बादलों में है, उसका दूसरा पक्ष लेकर के वो अर्थ समझा रहा है कि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना, ऐसी ही शक्ति वो लोगों के मन में भरना चाहता है, जिससे लोगों का मन परिवर्तन हो जाए, उनकी कमजोरियां, उनकी खामियां सारी खत्म हो जाए और उनमें एक मजबूत ताकत भर जाए, ताकि वो नई क्रांति ला सके। और वह लोगों के मन में ऐसा उत्साह भर देना चाहता है, लोगों के मन को परिवर्तित करके ऐसा उत्साह भरना चाहता है, तभी उसने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा। ठीक है, फिर है अगला, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? एक तो बादल जल बरसाने का शक्तिशाली स्वरूप है। ठीक है, यही सबसे जो पावरफुल है हमारे पास एक तरीका है। फिर दूसरा, बादल पीड़ित प्यासे, जितने भी लोग हैं प्यासे हैं उनको और तपती हुई धरती को शीतलता देता है। ठीक है, ये उसका काम है। फिर शोषित के मन में उत्साह भर देता है, शोषितों के मन में, जिनके मन क्या हो रखे हैं? कमजोर, जिनमें ताकत नहीं है, जो निराश हो चुकी है, ऐसे लोगों के मन में वो उत्साह भर देता है और उनके मन को परिवर्तित कर देता है, ऐसी वो प्रेरणा भी देता है। एक तो शांति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, जल बरसाता है, ठंडक देता है, जो प्यासे लोग हैं और प्यासी धरती है, गर्म धरती है, उसको शीतलता देता है। वह बादलों के शोषित मन को, मतलब कि जो बादल हैं, जो लोग परेशान है, निराश है, उनके मन में उत्साह भर देता है और उसमें परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। ठीक है, फिर है उसके बाद शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव हो। क्या हो? जिससे क्या हो जाए? ध्वन्यात्मक प्रभाव हो। ध्वन्यात्मक प्रभाव का मतलब होता है जिसमें ध्वनि, ध्वनि का अर्थ क्या होता है? जिसमें गयता का गुण हो। गयता क्या होता है? जिसे गाया जा सके। नाद सौंदर्य कहलाता है, ध्वनि हो जिसमें, वो नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द आए हैं जिनमें नाद सौंदर्य है? नाद सौंदर्य क्या होता है? ऐसा सौंदर्य, ऐसा नाद जो कि इसके संगीत के साथ पैदा होता है। ध्वनि, और ध्वनि में गयता का गुण होता है, गाने योग्य होती है, फिर उसमें नाद सौंदर्य, संगीत वाला सौंदर्य उत्पन्न होता है। ऐसे कौन कौन से शब्द आए हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? घेर घेर घोर गगन धाराधर, ये लाइन है एक, ये गाने योग्य है। ठीक है, इसमें लयत्मकता है। ललित ललित काले काले घुंघराले, इसमें भी क्या है? लयत्मकता है, गयता का गुण है। बाल कल्पना कैसे पाले, इसमें भी लय है। विद्युत छवि उर्मे, इसमें भी क्या है? नाद सौंदर्य मौजूद है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि संगीत के साथ जैसे ऐसी ध्वनियां जिनको संगीतमय किया जा सकता है, जिसमें ये गयता का गुण विद्यमान होता है, उन्हें हम कहते हैं नाद सौंदर्य, उनमें नाद सौंदर्य मौजूद होता है। ठीक है, फिर आगे है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आपके मन में उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। मैंने आपको कहा भी था नेचर पे आपने प्रोजेक्ट बनाना है, वो यही है आपकी बुक का, कि जिसमें आपने नेचर पे कोई कविता लिखनी है
ठीक है, और उसका एक कोलाज बनाना है। ये कहा था मैंने कि ये आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें आपने नेचर पे कोलाज बना देना, पिक्चर्स उसकी काट करके उसका एक कोलाज बनाकर चिपकाना है, और साथ में नेचर पे आप कोई भी कविता लिख सकते हो। जैसे ये लिखी हुई है, प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर ये कविता है। ठीक है, तो इसमें है, दूर आसमान में बादलों की छवि देख, जगी मेरे मन में भी आस, प्यास के मारों को मिली राहत की सांस, तड़पती विरहनी की प्रेमी से मिलन की वजह खास, धरती को भी मिली तृप्ति की आस, मोर भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास, किसान के आंखों में भी जगी एक चमक खास, देखो बादल लाया अपने साथ कितनी आस। ये एक ऐसे ही कविता मुझे एक स्नेहा ने खुद बना करके दी थी। स्नेहा यादव ने लिख के दी थी मुझे, खुद अपनी तरफ से इसने भी लिखी थी। ठीक है, तो कोशिश करो, आप भी लिख सकते हो, कोशिश करोगे तो। हाँ जी, फिर है, छायावाद की खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों की पढ़कर ये धारणा कुछ तो होती है। अब मैं यही सारा जाके ऊपर करवाना है, ऊपर भी क्लास में। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन क्या होता है, हमारे अंतर्मन के भाव वो बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना, मतलब कि उनके साथ तालमेल बिठाना, तालमेल बिठाया गया है। कविता की पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, मतलब क्या पता चलता है कि कविता में अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से तालमेल बिठाया गया है। इस कविता में ये पता चलता है, ये धारणा इसमें आती है। आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ये पंक्तियां फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। इसका अर्थ क्या है? आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, फागुन की जो आभा है, सुंदरता है, उसकी जो हरियाली है, जो उसकी खुशबू है, वो सट नहीं रही है, मतलब कि इतनी ज्यादा सुंदरता है कि वो समा नहीं रही है। ठीक है, फागुन की सुंदरता इतनी ज्यादा है, फूल खिले हैं और चारों तरफ हरियाली है, पत्ते साफ हो गए हैं बारिशों के बाद, हल्की हल्की धूप खिली है, तो ये इतनी सुंदरता है जब तो वो सट नहीं रही है, संभाली नहीं जा रही है। और कहीं सांस लेते हो, कहीं से भी आप सांस लो, कहीं भी आप पौधों के पास खड़े होकर के, तो आपको फूलों की खुशबू आपके अंदर तक चली जाएगी, अंतर्मन तक, घर घर भर देते हो। ऐसी मतलब इतनी ज्यादा हरियाली होती है फागुन के महीने में, और मौसम इतना सुहावना होता है कि हर एक को ये मौसम अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि हर हर तरफ क्या हो जाता है, एक खुशबू फैल जाती है, फागुन की छटा सब तरफ होती है, पेड़ पौधे फूल पत्ते सब क्या होती है, अपने यौवन पर होते हैं। उड़ने को नब्बे तुम, ऐसे मन करता है कि आकाश में उड़ जाओ, पर कर देते हो, उड़ने को क्या करता है कि हमारे पंख लग जाएं और हम जाकर के आकाश में उड़ जाएं। ठीक है, ऐसे मन करता है। फिर है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। अगला है, हाँ जी, पहले इसको एक बार रीड कर ले सारे प्रश्नों को, ये पहले हमने उत्साह के किए हैं, इनको एक बार रीडिंग करो। चलिए स्नेहा रीडिंग कीजिए इनकी एक बार। स्नेहा
रीडिंग कीजिए बच्चे एक बार। कोई भी स्नेहा पढ़ लो, आप पढ़ लो, पढ़िए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से एक रीडिंग करते हैं इनकी। चलिए। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप भरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल जल बरसाने वाला शक्ति स्वरूप है। बादल पीड़ित प्यासे जन तथा तप धरती को शीतलता प्रदान करता है। बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। घेर घेर घोर गगन धारा धर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। दूर आसमानों में बादलों की छवि देख जगी मेरे मन में भी आस, प्यास के मारों को मिली राहत की सांस। तड़पती विरहणी की प्रेमी से मिलन की वजह खास, धरती को भी मिली तृप्ति की आस। मोर भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास, किसान के आंखों में भी जगी एक चमक खास। देखो बादल लाया अपने साथ कितनी आस। छायावाद की एक खास विशेषता है, अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। सामंजस्य होता है तालमेल बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आबा फागुन की तन सट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ये पंक्तियां फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होता है, इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हैं। वह चाह कर भी वहां से नहीं हटती। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का सौंदर्य असीम है। कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए दिखाया है,
जो घर घर में फैला हुआ है। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की और संकेत है, और मन में उठी खुशी की और भी। उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जो पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख ना हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। हाँ जी, रुकिए। अब है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। अभी मैंने आपको समझाया कि फागुन क्या होता है, बहुत मतवाला होता है, मस्त होता है, शोभाशाली होता है। फागुन का महीना कैसा होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। और फागुन के महीने में प्रकृति जो है अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर होती है। फागुन के महीने में सब फूल खिल जाते हैं, ठीक है, नए पत्ते, नई कलियां, सब कुछ पेड़ है जो पत्तों से भर जाते हैं। सब तरफ मौसम सुहावना होता है, सांस लेने पर खुशबू आती है। अगर आप कहीं भी ऐसी नेचर वाली जगह पर हो तो उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों से और हवाओं से प्रकट होता है, वो अपने चरम पर होता है फागुन में। फागुन का महीना होता है ये मार्च का, जब आप होली खेलते हो, ठीक है ना, उसमें कहते हैं फाग खेलना। फाग मतलब होली खेलना। इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हैं, सभी उसमें हो जाते हैं, चाह कर भी वह वहां से नहीं हटा सकती। ठीक है, सभी को नेचर है जो बहुत अच्छी लगती है उस समय। फिर है कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है। ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता है, जो क्या है, एक छायावादी कवि है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है, छायावादी कवि है। छायावादी कवि का मतलब है कि जो किसके ऊपर ज्यादातर लिखते हैं, प्रकृति के ऊपर। उन्होंने ज्यादातर अपना काव्य है, जो कविताएं हैं, काव्य खंड हैं, सारे नेचर पे, प्रकृति पे लिखे हैं। तो वो फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप को दिखाते हैं। इस कविता में उन्होंने फागुन के सौंदर्य को, सर्वव्यापी जो सब जगह फैला हुआ है ऐसा सौंदर्य, और उसका मादक रूप जो सबको क्या कर देता है, मस्त कर देता है, ऐसे प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का सौंदर्य असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए दिखाया है, जो घर घर में फैला हुआ है, सब जगह फैला है। घर घर भर देते का मतलब क्या है कि कहीं, हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं बचती जहां पर जो है खुशबू नहीं पहुंचती। ठीक है, फूलों की शोभा जो है नहीं होती, सब जगह फूल खिल जाते हैं। मन में भी क्या होती है, खुशी होती है। फूलों को देख करके देखो, आपके मन में भी क्या होता है, एक खुशी की लहर दौड़ती है। आप देखते हो ना कितने सुंदर फूल हैं, इसमें रंग कितने प्यारे हैं। तो उड़ने को पर करना, उड़ने को पर करना का क्या मतलब है कि पक्षियों की तरह उड़ना चाहते हैं। ठीक है, पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है ये। और मन की उमंग पर भी, हमारे मन में उमंगे क्या उठती है, मौसम सुहावना हो, मन खुश हो, ठीक है, सब कुछ हमारे पास हो, हमारी मन हमारी पसंद का हो रहा हो, तो हमारा मन भी क्या करता है, उड़ने को करता है। जब आप बहुत खुश होते हो, नेचर भी आपके साथ है, तो चारों तरफ हरियाली है, खुशबू है, फूल हैं, तो आपका मन भी क्या करेगा कि आप भी पक्षियों की तरह उड़ान लगाओ। मन की उमंग भी ऐसी होती है, ठीक है, पक्षियों की उड़ान जैसी। तो उसके सौंदर्य से आंख ना हटा पाना, ये उसके विस्तार को दिखाता है। सौंदर्य से आंख, उसकी सुंदरता से जो है हमारी आंखें नहीं हटती। तो ये क्या है, उसका विस्तार, कि सौंदर्य जो है अपनी चरम सीमा पर है, उत्कर्ष पर है। उत्कर्ष क्या होता है, चरम सीमा पर होना। ठीक है, ऐसी झलक दिखाई है उन्होंने हमें। क्या क्या दिखाया उन्होंने हमें, सर्वव्यापक सौंदर्य, उसका मादक रूप, ठीक है, फागुन की जो असीम सौंदर्य, और उसका घर घर में फैला हुआ उसका, उसकी शोभा, और जो मन में उठती खुशी दिखाई है। उड़ने को पर करना, कि हमारे जो मन है वो क्या करता है, पक्षियों की उड़ान की तरह उड़ने को करता है। तो उसका सौंदर्य ऐसा है कि हम उससे आंख भी नहीं हटा पाते। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। अब फागुन में क्या होता है, फागुन में सर्वत्र, वही क्वेश्चन है, ये मादकता होती है, सब तरफ सुंदरता छाई होती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है उस समय। पेड़ पौधे, नए पत्ते, फल फूल, ये सब
जो है लद जाते हैं। हवा भी कैसी होती है, सुगंधित हो जाती है। आकाश बिल्कुल साफ और स्वच्छ होता है, हर चीज धुली हुई दिखती है हमें, ठीक है, क्योंकि बारिशों के बाद क्या होता है, जो है पेड़ पौधों की मिट्टी है, सब जगह की मिट्टी है, वो बैठ जाती है, साफ हो जाती है। पक्षियों के समूह आकाश में उड़ते हैं, पक्षी जगह जगह से जो है उड़ाने लगाते हैं। कई पक्षी हम कई बार देखते हैं, नए नए पक्षी देखने को मिलते हैं। फिर है बाग बगीचों और पक्षियों में एक उल्लास भर जाता है, खुशी भर जाती है। इसीलिए फागुन का जो सौंदर्य है वो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, ठीक है। फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। चलिए, इसका शिल्प सौंदर्य है वो हम बाद में करेंगे, कल करेंगे। अभी आपने इतने प्रश्न करने हैं, उसके उत्साह के और फागुन के जो अट नहीं रही है इसके 4 प्रश्न, ठीक है, ये आपने लर्न करने हैं। और इनके कठिन शब्द जो मैंने अंडरलाइन किए आपको साथ साथ वो आपने लिखने हैं कॉपी में। ओके जी।